हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह ग्रेविटेशन लिखा गया है और इसमें टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं उसको भी अपन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे काफ़ी चीज़ें अपन, और इसके बाद हम इसमें इसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ है ये क्या कहता है, ये हम जानेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। फिर इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशन है उसका यूनिवर्सल लॉ क्या है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो हमारा आएगा फ्री फॉल। फिर हम समझेंगे कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। मतलब फ्री फॉल क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल क्या है ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर वैल्यू ऑफ स्मॉल जी के बारे में बात करेंगे कि स्मॉल जी की वैल्यू, अगर स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आता है तो क्यों आता है, कैसे आता है, इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे इसमें रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ये हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसमें अपन जानेंगे मास को, कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। फिर इसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। देखिए, अपने को क्या लगता है कभी कभी कि मास और वेट एक ही चीज़ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसे अपन समझेंगे कि अलग अलग चीज़ें किस तरीके से होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे फैक्टर दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद थ्रस्ट एंड प्रेशर, हम समझेंगे कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होते हैं, इसको देखेंगे। फिर बॉयंसी क्या होता है ये जानेंगे। फिर डेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। ठीक, इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में अपन बात करेंगे कि ये प्रिंसिपल आखिर होता क्या है। ठीक है, और इसमें अपन क्या क्या सीखने वाले होते हैं इसको भी अपन देखेंगे। फिर इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये देखेंगे। फिर बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था इस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर क्या होता है। और ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन को अपन देखें तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखिए इसको समझिए पहले। ठीक है, इसके बाद जो इसमें अपन न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, उसको अलग तरीके से हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन इसमें थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसे अपन समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए लिखा गया है कि इफ़ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम अ हाइट, बोल रहा है कि अगर हम किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को बिना धक्का दिए रिलीज़ करें, इट एक्सेलरेट टूवर्ड्स द अर्थ, तो ये अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होती है। ठीक है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपन रिलीज़ करते हैं तो वो ऊपर न जाके नीचे की तरफ मूव करती है। ऐसा हमने देखा है। हाँ बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ें तो अपन रोज़ करते हैं। होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, चलिए अगर ये चीज़ समझ गए, अब इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, एक पॉइंट है कि द स्टोन इज़ व्हेन एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द अर्थ मीन्स सम फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन इट। देखिए,
इसका क्या मतलब है कि अगर किसी स्टोन को अपन रिलीज़ करते हैं और वो अर्थ की तरफ मूव करती है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर किसी बॉडी को अपन रिलीज़ करते हैं तो वो एक्सेलरेट करती है अर्थ की तरफ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है। अपन समझते हैं इसके बाद कि द फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब हम ये बोलेंगे कि जिस फोर्स के थ्रू वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करता है उसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को क्या बोलते हैं अपन? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हेयर स्टोन इज ऑल्सो अट्रैक्ट्स अर्थ। देखिए ऐसा नहीं होता है कि अर्थ ही केवल स्टोन को अपनी तरफ खींचती है या अर्थ स्टोन को अट्रैक्ट करती है, ऐसा ही केवल नहीं होता है। ठीक है, इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट। देखिए इसका मतलब ये होता है, देखिए जैसा कि आपने देखा कि अर्थ जो है स्टोन को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। हाँ बिल्कुल करती है। अच्छा एक चीज़ और है, ऐसा नहीं होता है कि स्टोन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, स्टोन भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हों, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दो ही क्या, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, हम ये समझेंगे कि ये लॉ आखिर होता क्या है, इसको अपन देखेंगे। एक मिनट, चलिए इसको अपन समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें समझिए, सर आइजक न्यूटन इन 1687 proposed a law about the force of attraction between two objects in the universe which is known as Newton's law of gravitation। ठीक है, देखिए न्यूटन ने 1687 में ये चीज़ बताया था कि एक बॉडी जो है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, या फिर अपन बात कर लें अर्थ जो है वो किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसी को लॉ को बोला गया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बात समझ में आई? और ये कब बोला गया था? 1687, मतलब बहुत ही पहले ना। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अपन कुछ चीज़ें देखेंगे। देखिए बोल रहा है कि एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, और ये चीज़ अभी आप वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक लेक्चर दिखेगा और उसमें आप इस डेरिवेशन को देखेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो अपनी हेडिंग है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन Fg से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम इसे नॉर्मली F भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है। देखिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो हमने देखा है कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका मास है m1, एक का मास अपन m1 ले लेते हैं और एक का मास m2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसके बीच की डिस्टेंस अपन r ले लें तो हम ये बोलेंगे कि जो m2 है वो m1 को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि दो बॉडी के बीच फोर्स तो लगता ही लगता है, लेकिन दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ये दो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके से मानिए अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो
तो इसमें हम बोलेंगे कि जो m2 मास है वो m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके से जो m1 है वो m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब पहले पे दूसरे के द्वारा फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे जिस पर, इसको हम बोल सकते हैं जिस पर, और टू को हम बोल देंगे जिसके द्वारा। ऐसे बस समझने के लिए बातें हैं। तो हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन वन, किस पर? वन पर, किसके द्वारा? टू पर। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसे अपन बोलते हैं F2, क्या बोलते हैं, सॉरी, जिसे अपन बोल सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो हम बोलेंगे कि ये जो फोर्स है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये फोर्स जो है इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसी चीज़ को अपन समझते हैं प्रॉपर वे में। तो एक मास हमने ले लिया m1 यहाँ पे, दूसरा मास ले लिया हमने m2 यहाँ पे। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। ठीक है, उस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे m1 क्या है? m1 है मास ऑफ, m1 m2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे m1 और m2 क्या है? यहाँ पर m1 m2 है मास ऑफ बॉडीज़। ये जो ऑब्जेक्ट या बॉडीज़ हैं इनके मास हैं। r की बात करें तो r यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस है क्या? r। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब चलिए हम बात करते हैं कि इनके बीच एक फोर्स लगता है। देखिए अगर हम इसकी बात करें F1 और F2 की, मतलब F21 की बात करें और F12 की बात करें, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में बराबर होता है। क्या बोलेंगे कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। लेकिन अगर इनके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। ठीक है, मतलब देखिए F21 इस डायरेक्शन में है, F12 इस डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पे अगर फोर्स निकालें तो देखिए जो फोर्स होता है, मतलब इनके बीच लगने वाला फोर्स अपन F मान लेते हैं। ठीक है, तो जो m1 और m2 के बीच लगने वाला फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मास के प्रोडक्ट के। ठीक है, m1 और m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। उसी तरीके से देखिए जो फोर्स होता है वो होता है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये होता है। तो इसे सेकेंड इक्वेशन अपन मान लेते हैं। अब हम बोलेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से अब हमको क्या देखने को मिलता है? तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये बोलेंगे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपॉन में r स्क्वायर, और क्योंकि r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं। ये क्या? ये हमें हटाना है। तो जब भी प्रोपोर्शनल हटाना होता है, ये हटाना है, और जब प्रोपोर्शनल हटाना होता है तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना होता है। ठीक है, तो जब इसको हम हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होता है g। ठीक है, तो ये आ जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये प्रोपोर्शनल हटाए तो क्या आ गया? g आ गया, और g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये आ गया, और यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी का नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कभी पूछे आपसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है तो आप बोलेंगे g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अच्छा अगर g की बात करें तो g क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये बोला जाता है g को। ठीक है, अब देखिए अगर g के वैल्यू की बात करें तो g की वैल्यू क्या होती है?
तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आपको याद भी रखना है यहाँ पे कि जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बात ध्यान रहेगी। चलिए अब इसमें ना देखिए, अगर ये चीज़ें आप सीख गए तो थोड़ी यूनिट की अपन बात कर लेते हैं कि जो फोर्स है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें तो आप सभी ध्यान रखना, यूनिट हम दो तरीके से देखते हैं। एक होता है आपका एसआई यूनिट और दूसरा होता है सीजीएस यूनिट। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप सीखते चलिए। ठीक है, अगर एसआई यूनिट में बात करें तो जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, लेकिन अगर सीजीएस में इसकी बात करें तो सीजीएस में ये होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। इसको अपन ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है एसआई यूनिट और ये होता है सीजीएस यूनिट। एक बात और आपको ध्यान रखना होता है कि जो इसे आप याद रखिएगा, एक नोट की तरह आप समझिएगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। मतलब 1 न्यूटन की अगर मतलब ऐसे बोले 5 डाइन अगर मरी होंगी तो 1 न्यूटन बना होगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है Gm1m2/r²। और इसमें आपने सारी चीज़ें देख रखी हैं कि ये है। अच्छा, इसमें आपको बात ध्यान रखनी होती है कि ये तभी न्यूटन आता है, तभी मतलब इसकी यूनिट तभी न्यूटन में अपन लिख पाते हैं जब ये मास हो किलोग्राम में। मास किस में हो? किलोग्राम में। डिस्टेंस हो इनके बीच की मीटर में, डिस्टेंस मीटर में, और जी की वैल्यू हो इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें इसको कि इसको अगर लिखा जाए सीजीएस में, इसको अगर सीजीएस में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये क्या है? न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर ये है। ठीक है, अब देखिए अगर इसी को जो ये न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर लिखा गया है, अब वैल्यू की अपन बात नहीं कर रहे हैं, बस इसके यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम सीजीएस में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? न्यूटन के प्लेस पे लिखेंगे डाइन, तो डाइन। मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, किलोग्राम के प्लेस पे हम लिखेंगे ग्राम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है और इसके आगे चलिए अपन और भी देखते हैं। जैसा कि आपने अपने वीडियो में देखा था, अभी जो क्लिप थी उसमें देखा था आपने कि G इज़ अ कांस्टेंट एंड इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G को अपन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और जो G की वैल्यू आपने देखी थी, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये ऐसे होता है 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये होता है जी की वैल्यू, ये भी आपने देखा। ठीक है, चलिए अब इसमें अपन कुछ चीज़ें और देखते हैं। देखिए अब इसको, ये अपने को दिया गया है कि जी इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे समझिए, इफ़ यूनिट ऑफ एफ इज़ इन न्यूटन, एम इज़ इन किलोग्राम, मतलब मास को किलोग्राम में, आर को मीटर में, द यूनिट ऑफ जी कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब जी की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको इसके बाद वाले लेक्चर में दिखेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जी की बात कर रहे हैं तो जी की वैल्यू आप देखिए ये दी गई है और इसकी यूनिट ये दी गई है। अब रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा इस चीज़ को भी अपन देख लें। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आपने देखा एक्शन और रिएक्शन का केस, तो इसमें हम बोलेंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हम क्या बोलते हैं कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे को जितना फोर्स लगाती है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से अपन देखते हैं, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर। ठीक है, तो ये भी चीज़ हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। और देखिए ये हमारा बेसिक लेक्चर था। ठीक है, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इसमें क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए वो हमने सीखा। और फिर हमने फोर्स भी देखा, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हमारा फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें आपको जी की वैल्यू पता होनी चाहिए कि जी की वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स था Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये भी हमें याद होना चाहिए। तो देखिए हमें बहुत ही सिंपल वे में इन चीज़ों को समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक सीखने के लिए। हाँ, लेकिन इस लेक्चर को आप बहुत ही स्ट्रांगली देखेंगे, बहुत ही मजबूती के साथ देखेंगे। जितनी चीज़ें आपको बताई जाएं सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।